बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। SEMR सीरीज़ की नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत है। सितंबर 2022 की रिसाले में आने वाली जितनी भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। पेज 1629 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अहम जजमेंट कंप्रोमाइजिंग डिग्री की बाबत आई है और इसमें ये होल्ड हुआ है कि कोर्ट्स को कंप्रोमाइज़ वाले केसेस को बड़ा विजिलेंटली देखना चाहिए और फिर उसको मेरिट पे डिसाइड कर देना चाहिए। ऐसे ही विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशल माइंड इसका डिसीजन नहीं होना चाहिए। पेज 1629 बड़ी अहम जजमेंट पेज 1793 पे ऑर्डर 17 रूल 3 की बाबत आई है। जब एविडेंस अवेलेबल ना हो तो राइट स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है, तो उस बाबत 17(3) की बाबत ये बड़ी अहम जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि 17(3) अगर की रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल ना हो तो स्ट्रेट अवे दावा खारिज कर दिया जाए। इस केस में जो साइटेशन पेज 1793 पे आई उसमें प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया, उसने अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई और उस एविडेंस रिकॉर्ड कराने के बाद सब्सिक्वेंट उसकी एविडेंस ना आई तो उसका सूट उसकी एविडेंस ना आने की वजह से ऑर्डर 17 रूल 3 में उसको डिसमिस कर दिया गया। तो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्लेंटिफ की एविडेंस आ गई और बाकी मानदा एविडेंस नहीं आई तो केस को खारिज करने की बजाय अदर पार्टी की एविडेंस कॉल कर लेनी चाहिए थी और केस को मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए था। तो ये 17(3) पे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ी डिटेल इसमें डिस्कशन हुई है। एंटीडेटेड सीनियरिटी की बाबत जजमेंट 1618 पेज पे है कि नो एंटीडेटेड सीनियरिटी कैन बी क्लेम्ड एज ए वेस्टेड राइट। और उसके बाद फिर जजमेंट पेज 1796 पे और 1770 पे सिमिलर नेचर की जजमेंट है कि किसी भी एम्प्लॉय पे क्रिमिनल चार्ज लगे और वो क्रिमिनल चार्ज से एक्विट हो जाए तो उसकी ये एक्विटल का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगी। इस जजमेंट में डिटेल डिस्कस किया गया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में फ़र्क क्या है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगेन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1680 पेज पे आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को रेगुलराइजेशन का कोई राइट हासिल नहीं है, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन कंसीडर की जा सकती है सब्जेक्ट टू देयर फिटनेस, सूटेबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। बड़ी अहम जजमेंट पेज 1765 पे प्रमोशन की बाबत आई है कि सीनियर मोस्ट कैंडिडेट ऑन सीनियरिटी लिस्ट, जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट ऑन सीनियरिटी लिस्ट हो और फिर पोस्ट भी वेकेंट हो जाए, अगर उसको प्रमोट ना किया जाए तो इस जजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया। सबसे पहले ये डिस्कस किया गया कि वो सीनियर मोस्ट इन सीनियरिटी लिस्ट हो, फिर उसके बाद पोस्ट भी वेकेंट हो और उसका लीगल और वेस्टेड राइट उसको अक्रू हो जाता है और उसकी जो प्रमोशन है विद अफेक्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द सीट वाज वेकेंट। इस केस में उस एम्प्लॉय को विद इमीडिएट अफेक्ट प्रमोट किया गया, लेकिन ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अफेक्टनेस डेट वो होगी जब सीट वेकेंट हुई। पेज 1691 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बाबत ये होल्ड किया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होती हैं। अगर जजमेंट में उसको रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट दे दिया जाए तो फिर ही उसको रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उसका स्टेटस प्रोस्पेक्टिव होगा। इलिटरेट लेडी की बाबत एक बड़ी अहम जजमेंट पेज 1629 पे और इसमें ये होल्ड किया गया कि अगर इलिटरेट कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ बेनिफिशरी पे होगा। ऐसे केसेस में ये होल्ड किया गया the beneficiary of such transaction is legally bound to prove the genuineness of the alleged transaction in his favor।
लेबर लॉ से बाबत एक जजमेंट पेज 1680 पे ये आई और उसमें ये होल्ड हुआ कि अगर कोई लेबर कोर्ट डिसीजन कर देती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट को रजू नहीं किया जा सकता। लेबर लॉ में ही लेबर कोर्ट के पास ही पार्स हैं कि वो उस पे कंप्लेंट के ज़रिए अगर नॉन कंप्लाइंस हो रही है तो वो उसके ज़रिए उसकी कंप्लाइंस करवाए। रूल्स की बाबत एक जजमेंट आई पेज 1687 पे और ये होल्ड किया गया कि रूल्स क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट होते हैं और रूल्स का ओवर राइडिंग अफेक्ट नहीं होता, हमेशा लॉ ओवर राइडिंग अफेक्ट होता है। रूल्स ऐसा कोई भी रूल जो एक्ट के एंगेस्ट हो या कंट्राडिक्टरी हो सस्टेनेबल नहीं होता। इनहेरिटेंस की बाबत जजमेंट आई 1647 में, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल होल्ड किए गए और इसमें लिमिटेशन को भी डिस्कस किया गया। अगर कोई ऑनर फौत हो जाता है और उसकी फौत होने के बाद इनहेरिटेंस ओपन हो जाती है तो जितने भी को शेयरर्स होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली ऑनर बन जाते हैं और चाहे उनमें से कोई पोजेशन में हो या ना हो। अगर इस बाबत कोई लिटिगेशन आए, उसके शेयर की बाबत कोई लिटिगेशन आए तो उसके अगेंस्ट लिमिटेशन रन नहीं करती। इसी जजमेंट में ये होल्ड किया, लेकिन इन सर्टन केसेस लिमिटेशन रन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ओरिजिनल ऑनर अपनी लाइफ टाइम में अपनी मर्ज़ी से कोई सेल डीड कर देता है तो उस सेल डीड वगैरह को अगर चैलेंज करना है तो उसकी लिमिटेशन होगी। जजमेंट आई 1691 पे, जजमेंट इन रिम की बाबत है। इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि दो किस्म की जजमेंट होती हैं। एक जजमेंट इन रिम होती है, एक जजमेंट इन पर्सोनम होती है। जजमेंट इन रिम ऐसी जजमेंट होती है जिसका फ़ायदा उन लोगों को, उन पार्टीज़ को भी मिलता है जो कि लिटिगेशन का हिस्सा नहीं होते। और जजमेंट इन पर्सोनम वो होती है कि जो जजमेंट सिर्फ उस पार्टी की हद तक होती है। तो जजमेंट इन रिम की बाबत ये जजमेंट आई पेज 1691 पे और उसमें कहा गया कि ये प्रिंसिपल को रिवाइज़ किया गया और कहा गया इस जजमेंट का फ़ायदा सबको होगा, चाहे वो इस लिटिगेशन में पार्टी हैं या नहीं है। पेज 1641 पे प्रेसिडेंट की बाबत एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई कि अगर कोई स्मॉलर बेंच की जजमेंट हो तो वो लार्जर बेंच पे बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर लार्जर बेंच की कोई जजमेंट हो तो स्मॉलर बेंच पे बाइंडिंग होगी। इवन अगर सेम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाला बेंच दूसरे सेम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाले बेंच से कंट्राडिक्ट करेगा तो वो चीफ जस्टिस को लिखेगा और उस पे फिर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा। अदरवाइज़ जो स्मॉलर बेंच होगा या सेम बेंच उस डिसीजन को फॉलो करने का पाबंद होगा। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट के इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।